बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 और यूएचएस का यूनिट नंबर 6 स्टडी कर रहे थे। और ये जो यूनिट नंबर 6 है, यहाँ पर हमारे पास कुछ जो टॉपिक्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है और कुछ जो टॉपिक्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। हमने फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया और फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। और दोनों के अंदर हमने देखा कि जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर हमने जो चीजें स्टडी कर ली वो है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर हमने देखा जनरेशन ऑफ एटीपी हो रही है। वो जनरेशन ऑफ एटीपी बेसिकली होती कैसे है? वो एक प्रोसेस की मदद से होती है और उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं केमिओस्मोसिस का। इसका मतलब ये है कि केमिओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जनरेशन ऑफ एटीपी होनी है। अब देखें केमिओस्मोसिस टर्म डिराइव कैसे हुई है? केमिकल से, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर से। लेकिन यहां पर मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो अपने हकीकी मायने की बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल होगी, बल्कि यहां पे मूवमेंट ऑफ वाटर की बजाय क्या होगा? मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस होगा। लेकिन हम जल्दी से चीजों को सम अप करते हैं ताकि हमें केमिओस्मोसिस का प्रोसेस समझ आ सके। हमने पढ़ा था कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है ना, उसके अंदर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम 2। पहले आपने कहा कि फोटो सिस्टम 2 है, वहां पर लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स दो एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ गए और वहां से उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायानीन, वहां से इलेक्ट्रॉन्स गए फोटो सिस्टम 1 की तरफ। फोटो सिस्टम 1 से जब वहां पर लाइट पड़ी और दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए तो उसके गैप को फिल कर दिया जो प्लास्टोसायानीन से आगे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। अब जो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ गए, वहां से फिरिडॉक्सिन की तरफ गए, फिरिडॉक्सिन से NADP पॉजिटिव की तरफ गए। ठीक है बेटा, अब ये सारा प्रोसेस हो किधर रहा था? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लेवल पर। देखिए हम जल्दी से देखते हैं। आपने पढ़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम बना देते हैं। आपने कहा कि ये हमारे पास जो है ना वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको थाइलाकॉइड नजर आ रही है। इसके बाहर जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद है और हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन मौजूद है ऐसे। अब देखिए ये जो एक बना हुआ है ना, इसको हम बाहर बना लेते हैं, ये ऐसे। ये एक जो आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इसको हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड का। इस थाइलाकॉइड को हम लेबल कर लेते हैं। ये जो इसकी रेड से मेम्ब्रेन बनी है, इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का। अंदर जो खाली जगह है ना, इसको हम कहते हैं ये थाइलाकॉइड ल्यूमेन है। क्या है? थाइलाकॉइड ल्यूमेन है। ठीक है बेटा, ओवरऑल हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को कह रहे हैं कि ये थाइलाकॉइड है। देखिए इतने सारे थाइलाकॉइड जो है वो आपस में पाइल हो गए हैं। जब पाइल होके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस कंप्लीट को हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं ग्रेना का। ठीक है बेटा, जब थाइलाकॉइड आपस में पाइल अप हो जाए, अरेंज हो जाए एक दूसरे के ऊपर, तो उस कंप्लीट को हम नाम देते हैं कि ये ग्रेना है। अब ये भी ग्रेना है, ये भी ग्रेना है। ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेना। ये दरमियान में इंटरग्रेना मौजूद है। ये क्या है? इंटरग्रेना, जिसकी मदद से ग्रेना आपस में कनेक्टेड हुए हुए। अब देखिए थाइलाकॉइड के बाहर क्या है? थाइलाकॉइड के बाहर जितना भी एरिया है ना, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का।
जो अंदर थाइलाकॉइड ल्यूमेन है ना, उसके अंदर प्रेजेंट है मटेरियल, एंड द मटेरियल प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन या थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस is separated from the material present in the stroma with the help of which membrane? तो उसका आंसर होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो थाइलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट मटेरियल को स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट मटेरियल से सेपरेट करवाती है। अब अगर मैं बात करूं कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर जो फोटो सिस्टम पड़े हुए हैं, ये जो हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़े हुए हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पड़ी हुई, कि आखिर लोकेट किस जगह पे कर रही है? तो वो लोकेट कर रही है इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लेवल पर। आगे बेटा बात समझ, कहां पर? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लेवल पर। इस वजह से हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस की जो लोकेशन होती है ना, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है। तो फिर डार्क रिएक्शन किधर होता है? डार्क रिएक्शन होता है बेटा स्ट्रोमा के अंदर। डार्क रिएक्शन कहां पर मौजूद होता है? कहां पे हो रहा होता है? स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। Why it occurs in the stroma? Because the enzymes involved in the dark reaction of photosynthesis are located in the stroma. ठीक है बेटा, तो हमने देखना है कि ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में जो एटीपी बन रहे हैं ना, वो कैसे बनते हैं। देखिए उसके लिए ना मैंने डायग्राम जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है उसी का एक सैंपल मेरे पास मौजूद है, ताकि चीज़ें जो है वो हमें आसानी से समझ आ सके और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर मैं डायग्राम बनाता तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो देखेंगे ये मैंने एक डायग्राम ली है, ये वाली। देखें इस डायग्राम को पहले हम रिलेट कर लेते हैं जो कुछ हमने पढ़ा था। ये है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 के ऊपर पड़ी लाइट, यहां से हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद ना ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये अब जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, उसके अंदर ये सबसे पहले है प्लास्टोक्विनोन, ये ऑरेंज कलर से है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये इस कलर से है प्लास्टोसायानिन, आगे फिर आ गया फोटो सिस्टम 1। अब देखिए ये जो कंप्लीट सारा का सारा अरेंज हुआ हुआ है, ये कहां पे हुआ हुआ है? देखिए ये और ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो वहीं पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, वहां पर ये फोटो सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अरेंज हुई है। ठीक है बेटा, अब इन्होंने कहा कि इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के एक तरफ स्ट्रोमा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि मटेरियल ऑफ द थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस और ल्यूमेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मटेरियल प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा थ्रू द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन आ गई सारी की सारी सेंटर में। ठीक है बेटा, इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के एक तरफ थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमेन है, दूसरी तरफ स्ट्रोमा है। अब यहां पे होगा क्या? देखिए आपने पढ़ा था कि जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो उस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के रिजल्ट में 2 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फिल द गैप ऑफ द होल प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। और वो होल कैसे बना था? इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन से बना था। अब देखें एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां पे हो रही है। तो बेटा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किधर हो रही है? थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस और ल्यूमेन में। हम थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस और ल्यूमेन का कंपैरिजन जब स्ट्रोमा से करते हैं ना, तो हम कहते हैं नेचुरली हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ऑलरेडी थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमेन के अंदर ज्यादा होती है। कहां पे ज्यादा है? थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमेन के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम है, मौजूद जरूर होते हैं नेचुरली लेकिन कम होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? हमने पढ़ा था कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो हाई एनर्जी पोटेंशियल पे है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स नीचे को मूव कर रहे हैं लो एनर्जी पोटेंशियल की तरफ, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। जब हाई एनर्जी पोटेंशियल से लो एनर्जी पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे ना, उनकी एनर्जी क्या होगी? बेसिकली रिलीज होगी।
अब उस एनर्जी का वेस्ट होने से हमने बचाना है। वो कैसे हम बचाएंगे? उस एनर्जी का वेस्ट होने से बचाने के लिए देखें, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आए पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, फिर कहां पे आए? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से जब ये दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं ना, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस को पंप कर देते हैं टुवर्ड्स द थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस और ल्यूमेन। तो why we can say that the cytochrome complex is involved in the formation of ATP? That is actually the reason कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जब इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं प्लास्टोक्विनोन से, तो देन दे आर इन्वॉल्व इन द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन। देखिए, जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं या पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने जनरेशन ऑफ एटीपी करवानी है, ना कि यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। तो फिर हम होगा क्या बेसिकली? तो हम कहते हैं कि इस दौरान बजाय इसके कि एटीपी से रिलीज होने वाली एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इलेक्ट्रॉन से रिलीज होने वाली एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन आयंस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाया जाता है फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस और ल्यूमेन। और इसके अंदर इन्वॉल्व कौन होते हैं? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोजन आयंस पंप हो गए उस तरफ। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस पंप हुए हैं ना, इनके अंदर हाई पोटेंशियल है। ठीक है, अब एक बात आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये हाई पोटेंशियल की बात हमने क्यों की। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसायनिन की तरफ आए, प्लास्टोसायनिन से वो आए फोटोसिस्टम 1 की तरफ, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए वो फेरिडॉक्सिन, और वहां से NADP पॉजिटिव ने उन दो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लिया। तो देखिए यहां पर बना हुआ ये दो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हुए, साथ में हाइड्रोजन आयंस रिसीव हुए जो वाटर की ब्रेकडाउन से, और यहां पर NADPH बन गए। एक चीज नोट करने वाली है कि NADPH बना किधर? स्ट्रोमा के अंदर बना। ठीक है, अब अगली बात देखें, प्रोटॉन्स जो है या हाइड्रोजन आयंस थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। कहां से इकट्ठे हो रहे हैं? कुछ वाटर की ब्रेकडाउन से, और कुछ, अब देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल नहीं टूटता, जब लाइट पड़ेगी तो काफी सारे टूटेंगे। वो अक्सर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर वो जो हाइड्रोजन आयंस थे वो तो इस्तेमाल हो गए NADP पॉजिटिव की तरफ, तो फिर मजीद हाइड्रोजन आयंस, तो वाटर जो है उसकी ब्रेकडाउन चल रही होती है। अब हाइड्रोजन आयंस नेचुरली थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमेन के अंदर भी इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ जो है वो स्ट्रोमा से भी उधर जा रहे हैं। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होगी इन द थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस और ल्यूमेन। वहां से ये हाइड्रोजन आयंस गुजरेंगे एटीपी सिंथेटेस के थ्रू। एटीपी सिंथेटेस क्या है? नाम से जा रहा है, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हाइड्रोजन आयंस जा रहे होंगे तो दे विल रिलीज द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द एटीपी सिंथेटेस एंड इन्वॉल्व इन द कंबाइनिंग ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड फॉर्म्स द एटीपी। ये एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां से है? ये पहले से मौजूद है स्ट्रोमा में। अभी आपको हम जब डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे ना, उसमें आपको अंदाजा होगा कि वहां पर कितने सारे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले से मौजूद होते हैं। तो ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, एक बात तो ये है कि आपस में कंबाइन नहीं हो सकते अनटिल अनलेस के कोई एनर्जी का सोर्स आ जाए। क्यों? क्योंकि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो रहा है, और ये एनाबॉलिक प्रोसेस रिक्वायर द एनर्जी इनको मिलेगी तो ये आपस में कंबाइन करेंगे और एटीपी बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब इस सारे प्रोसेस के अंदर ना एक बार के फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही थी, थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस और ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयंस ऑलरेडी जो है वो अकोमुलेटेड हुए थे। आखिर ये क्यों नहीं हुआ कि वही हाइड्रोजन आयंस यहां से मूव करें, नीचे को आए, एनर्जी रिलीज करें और एटीपी बन जाए? आखिर इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस पंप हो और फिर जाके उनकी मूवमेंट हो? बिकॉज उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, हमने उस एनर्जी को यूटिलाइज भी करवाना होता है, वेस्ट नहीं होने देना हमने उस एनर्जी को। दूसरी बात,
कि जो हमारे पास स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमेन में जाएंगे, दे आर एक्चुअली द हाई एनर्जाइज्ड हाई पोटेंशियल हाइड्रोजन आयंस। उनके उधर जाने की वजह से बाकी हाइड्रोजन आयंस भी फिर मूव करेंगे, तो मूव करने की वजह से हम कहते हैं कि जनरेशन ऑफ एटीपी हो रही है। तो इस तरीके से आप देखें, एटीपी भी कहां बना? स्ट्रोमा में। एनएडीपीएच भी कहां बना? स्ट्रोमा में। Why they actually form in the stroma? तो हम कहते हैं इस वजह से स्ट्रोमा में बनते हैं, क्योंकि अगला जो रिएक्शन होना होता है जिसे हम डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो स्ट्रोमा में होना है। वहीं पे ये बनेंगे। उस डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा हुआ, दे एक्चुअली अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। तो उसको लाइट की मौजूदगी या उसकी गैर मौजूदगी असर नहीं करती, because it doesn't utilize the light energy, rather it utilizes the energy in the form of ATP which comes from the light reaction of photosynthesis, and NADPH which provides the reducing power to the dark reaction of photosynthesis which comes from the light reaction of photosynthesis। तो ATP और NADPH जो है वो कहां पर बन गए? वो स्ट्रोमा के अंदर बन गए, वहीं पे ये यूटिलाइज होंगे और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करवा रहे होंगे। आगे बेटा ये है बेसिकली एक केमियोस्मोसिस का प्रोसेस, जिसके अंदर केमिकल्स मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस मूव कर रहे हैं, रेदर देन द मूवमेंट ऑफ वाटर। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि जो वाटर है यहाँ पे ये मजाजी मायने के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास था कि किस तरीके से केमियोस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद हमारे पास है बेटा डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो दो तरह का है। एक डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, एक लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन को हमने पढ़ लिया, उसके जो प्रोडक्ट थे हमने कहा एटीपी है, NADPH है। हम देखते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को। इस डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर होना क्या और इसके मजीद कोई अगर रिएक्शन के नेम है तो हम उसको भी स्टडी करते हैं। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज द C3 pathway। Dark reaction of photosynthesis is also known as the Calvin cycle। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को डार्क रिएक्शन इस वजह से कहते हैं बिकॉज इट आल्सो अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम कैल्विन साइकिल इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया, स्टडी किया, उसका नाम कैल्विन बेंसन था। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम C3 पाथवे इस वजह से कहते हैं क्योंकि पहला स्टेबल की बात हो रही है। पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है ना, वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। आई बेटा बात समझ? इस वजह से हम कहते हैं कि ये C3 पाथवे। रिएक्शन को शुरू करते हैं। रिएक्शन कैसे शुरू होता है? रिएक्शन शुरू होता है, पहले उसके आप 3 स्टेप देख लें डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के। सबसे पहला स्टेप है, उसे हम नाम देते हैं कार्बन फिक्सेशन, कार्बन का फिक्स हो जाना। दूसरा है रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। किस चीज की? रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, उसका रीजनरेशन। ठीक है बेटा, 3 हमारे पास बेसिक स्टेप है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के। मैंने आपको कहा डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू होता है RUBP से। क्या है ये RUBP? RUBP है राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी कहते हैं, बाइफॉस्फेट भी कहते हैं। राइबोलोज क्या है? राइबोलोज के बारे में हमने पढ़ा 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। क्या है?
5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। आपने पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर कि 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर हो तो ट्राइओज कहते हैं, 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर हो तो टेट्रोज कहते हैं, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं, पेंटोज का। हमने पढ़ा था कि ये जो मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन है ना, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, ये आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द एल्डो एंड कीटो शुगर। जो पेंटोज है इसकी जो एल्डो शुगर थी वो कौन सी थी, उसकी एग्जांपल थी राइबोस। वही राइबोस जो आरएनए के अंदर मौजूद होती है। और इसकी जो कीटो शुगर थी वो कौन सी थी, वो थी राइबोलोस। कौन सी थी बेटा, राइबोलोस थी। राइबोलोस का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो 1 2 3 4 एंड 5, तो आपने पढ़ा था क्योंकि कीटो शुगर है कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। कार्बन नंबर 1 के ऊपर राइट साइड पे हाइड्रोजन लगा दें, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सल लगा दें। राइट पे हाइड्रोजन, लेफ्ट पे हाइड्रोक्सल, राइट पे हाइड्रोजन, लेफ्ट पे हाइड्रोक्सल, राइट पे हाइड्रोजन, लेफ्ट पे हाइड्रोक्सल। जहां जहां पर बॉन्ड पूरे नहीं है वहां पे हाइड्रोजन, इधर पूरा नहीं है, इधर पूरा नहीं है। ठीक है बेटा, तो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है राइबोलोस। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। अब आप देखें इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट कर लें, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन 10, कार्बन कितने हैं 5, ऑक्सीजन काउंट कर लें 1 2 3 4 एंड 5 O5। बिसफॉस्फेट किस बेस पे कह रहे हैं, हम कहते हैं कि इसका जो पूरा नेम होता है ना RUBP का, ये होता है राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। यानी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगे हुए होंगे। इस वजह से हम कह रहे हैं बाई का मतलब क्या होता है 2, 1,5 इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि कार्बन 1 और कार्बन 5 के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगे होंगे। तो ये बेसिकली एक वो मॉलिक्यूल है जिससे डार्क रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहे हैं। आ जाए जरा, पहला स्टेप क्या है, कार्बन फिक्सेशन। इस कार्बन फिक्सेशन के अंदर क्या होना है, राइबोलोस बिसफॉस्फेट combines with the carbon dioxide molecule। राइबोलोस बिसफॉस्फेट एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक 1 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका मतलब है रिएक्शन जो शुरू हो रहा है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 है। ठीक है बेटा, 6 कार्बन कंटेनिंग हमारे पास टोटल रिएक्टेंट्स के अंदर कार्बन मौजूद है। Ribulose bisphosphate when combines with the carbon dioxide and unstable 6 carbon containing molecule is formed। राइबोलोस बिसफॉस्फेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है ना, इसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके रिजल्ट में बनता क्या है, एक अल्टीमेट सी बात है, रिएक्टेंट के अंदर 6 कार्बन है तो प्रोडक्ट के अंदर भी 6 कार्बन होंगे, लेकिन पहला बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। ठीक है बेटा, अब ये जो अनस्टेबल 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, इट इमीडिएटली ब्रेक्स डाउन इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इसके 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे,
इसका मतलब है अगर उसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो 6 कार्बन पूरे हो जाएंगे। एक ऐसा मॉलिक्यूल बना जिसके अंदर 3 कार्बन है लेकिन उसके 2 मॉलिक्यूल बने, उस मॉलिक्यूल का नेम भी है, उसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या कहा हमने? उसको कहा 3-फॉस्फोग्लिसरेट है। हम सारी चीजें अभी लेबल करते हैं, लेकिन बेटा देखें इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए ना एक एंजाइम भी मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं? उसको हम नाम देते हैं रुबिस्को का। रुबिस्को इज द मोस्ट abundant protein on earth as well as in the chloroplast। क्लोरोप्लास्ट और अर्थ के ऊपर सबसे अबंडेंट जो प्रोटीन है वो कौन सी है? रुबिस्को है। आगे बेटा बात समझ। अब देखें जो रुबिस्को है ना, ये एक ऐसी प्रोटीन है, अगर मैं इसका कंप्लीट नेम लिखूं तो इसकी 2 फॉर्म्स हैं। एक को हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और जो दूसरी फॉर्म है उसको हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज। तो 2 फॉर्म है इसकी। कैसे पता चलेगा कौन सी फॉर्म कहां पे इस्तेमाल हो रही है? ये जो कार्बोक्सिलेज फॉर्म है ना, ये फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करवाती है, इस वजह से हम कहते हैं ये जो इसकी ये वाली फॉर्म है ये डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर ये इस्तेमाल होगी। और फिर ऑक्सीजनेस पार्ट कहां इस्तेमाल होगा? ये आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। फोटो रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, उसमें ये फॉर्म इस्तेमाल होती है। आगे बेटा बात समझ। तो अगर आप पिछले रिएक्शन को देखें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन, ठीक है, ये बेसिकली फिक्स हुआ। पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। पहले ये कार्बन एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास थी, लेकिन जैसे ही फिक्स हुई तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आ गई। ठीक है, देखिए मैं इस रिएक्शन को आगे लिखता हूं, यहीं से दोबारा प्रोसीड करता हूं। मैंने कहा राइबोलोज बिसफॉस्फेट when combines with the carbon dioxide it is involved in the formation of an unstable 6 carbon containing molecule, and that unstable 6 carbon containing molecule immediately breaks down into the 2 molecule of 3 carbon containing compound, and that is actually the 3-phosphoglycerate। कार्बन और फॉस्फेट पूरे हैं। देखो कैसे पूरे। राइबोलोज बिसफॉस्फेट के अंदर कितने कार्बन थे? 5। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने कार्बन थे? 1। 5 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, कार्बन कितने हो गए टोटल? 6 कार्बन। बिसफॉस्फेट हमने इसे कहा क्योंकि इसके पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी लिख देता हूं। 3-फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हम क्या कहते हैं? हम इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का नाम भी देते हैं, PGA। 3-फॉस्फोग्लिसरेट हम इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसके 3rd कार्बन के ऊपर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा है। ठीक है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन और 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल टोटल कितने बने? 2 बने। तो टोटल हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 कार्बन 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखें रिएक्शन
दोनों तरफ जो है वो स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। हमने कहा इस रिएक्शन को कैटालाइज किसने करवाया, इसको कैटालाइज करवाया एक एंजाइम ने, एंड दैट एंजाइम इज एक्चुअली द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसका दूसरा नाम रोबिस्को है। ठीक है, तो पहले यही कार्बन जो इनऑर्गेनिक का हिस्सा था, अब वही कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुका है, लेकिन रिएक्शन ऐसे प्रोसीड नहीं करता। अगर रिएक्शन सिर्फ एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट और एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोसीड करता ना, तो दोबारा रीजनरेशन नहीं हो सकती राइबोलोज बिसफॉस्फेट की। तो रीजनरेशन के लिए उन्होंने कहा कि रिएक्शन शुरू होता है जब 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट के हों और साथ में 3 ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हों। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, अनस्टेबल 6 कार्बन कंटेनिंग बन चुका, हम उससे बना रहे हैं आगे। देखें, जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ ना, उसमें टोटल कार्बन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट काउंट करते हैं। हमारा कंसर्न इन्हीं से, हम ऑक्सीजन को काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम कहते हैं ये एक 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, इसके टोटल 3 मॉलिक्यूल, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 कार्बन। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है, 3 मॉलिक्यूल है, 15 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर, तो टोटल कितने हो गए, 18 कार्बन। ठीक है, अब देखें जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है उसके एक मॉलिक्यूल के पास कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे, 2। टोटल कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, 3, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टोटल कितने हो जाएंगे, 6। इससे जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो बनेगा क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा ना, इसके टोटल 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 कार्बन पूरे हुए कि नहीं हुए, हो गए। अब इस 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के 3rd कार्बन के ऊपर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जिसकी वजह से हम इसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट कह रहे हैं। अब एक मॉलिक्यूल के पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 6 मॉलिक्यूल हैं, तो 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखें, 18 कार्बन 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 18 कार्बन 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन दोनों तरफ लेबल हो गई है। यहां तक जो था, इस स्टेप को हमने नाम दिया, ये है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन ही आगे चलेगी। अब रिएक्शन में स्टार्ट कर रहा हूं 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आगे। देखिए, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। अब जो स्टेप होगा ना, उसको हम नाम देंगे क्या, फॉस्फोराइलेशन। और अगर आपको याद हो, जब मैंने बेसिक टर्म्स बताई थी ना, तो उनमें फॉस्फोराइलेशन भी बताई थी, जिसका मतलब था एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो होगा क्या, 6 मॉलिक्यूल आएंगे एटीपी के। हमने कहा था डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्रोसीड करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। ये वही एटीपी यहां पे आ रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स एटीपी के आए, एंड दे एक्चुअली ब्रेक्स डाउन इनटू द 6 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी प्लस 6 हाई एनर्जाइज्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होंगे ना, ये ऐड होंगे इधर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। पहले इसके 3rd कार्बन के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, अब इसके पहले कार्बन के ऊपर भी लग जाएगा। तो देखिए, मॉलिक्यूल का नाम क्या बन जाएगा, पहले था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, अब 1 पे भी लग गया, 3 पे भी लग गया, 1 3। कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गए, 2। तो मैंने कहा 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ये बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया।
ठीक है बेटा, तो 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आए, वो आके इसके एक एक मॉलिक्यूल की फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। आखिर 6 एटीपी की जरूरत क्यों पड़ी? एक एटीपी भी तो अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन जाता। 6 की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि ऊपर जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल थे वो भी 6 थे। हर मॉलिक्यूल की फॉस्फोराइलेशन के लिए एक एटीपी की जरूरत पड़ती है। 6 मॉलिक्यूल 6 एटीपी, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस वजह से जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है उसके भी 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो बुक ने यहां तक बताया कि ये कार्बन फिक्सेशन है। इससे आगे दूसरा स्टेप शुरू होता है जिसको हम रिडक्शन का नाम देते हैं। तो चलते हैं बेटा रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन में क्या होना है? देखिए, असिमिलेटिंग पावर तो एटीपी ने प्रोवाइड कर दी, रिड्यूसिंग पावर किसने प्रोवाइड करनी थी? NADPH ने। इसका मतलब ये हुआ कि NADPH अपना कोई रोल प्ले करेगी। NADPH क्या करता है? NADPH बेसिकली खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन आइंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हुआ क्या? ये जो NADPH है ये रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगा। हमारा रिएक्शन पीछे कहां खत्म हुआ था? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट पे। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल्स हैं। हर मॉलिक्यूल की रिडक्शन के लिए आपको एक NADPH चाहिए। NADPH आया, कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल है, और यहां से 6 ही NADP पॉजिटिव बन गए प्लस 6 हाइड्रोजन आइंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो हर मॉलिक्यूल की रिडक्शन के लिए आप कहेंगे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो आफ्टर रिसीविंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, each molecule of 1,3 bisphosphoglycerate is actually reduced into the glyceraldehyde 3-phosphate। glyceraldehyde 3-phosphate। देखिए, इसके पास टोटल कार्बन कितने थे? ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, एक के पास 3 कार्बन थे, टोटल 6 मॉलिक्यूल तो 18 कार्बन। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितने थे? 12। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास 2, तो टोटल 6 मॉलिक्यूल है, 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब यहां से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज आल्सो द 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर। ठीक है, 3-फॉस्फेट का मतलब है इसके 3rd कार्बन के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, उसके 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी 6 बनेंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है 18 कार्बन तो पूरे हो गए। एक मॉलिक्यूल के ऊपर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, 6 से मल्टीप्लाई करें 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। लेकिन ऊपर रिएक्शन में 12 थे, तो क्या होगा? 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्शन से बाहर चले जाएंगे, जो आपको बुक में दिखाया गया। वो क्यों गए? क्योंकि ऊपर रिएक्शन में 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे, लेकिन जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना है, ठीक है, वो बेसिकली उसके पास कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है? हर मॉलिक्यूल के पास एक है, 6 मॉलिक्यूल बने, 6 हैं, तो 6 रिएक्शन से बाहर चले गए। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आफ्टर रिसीविंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिड्यूस्ड टू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या है। आपने पढ़ा था ट्रायोसिस के बारे में। ट्रायोसिस की आपने एल्डो फॉर्म भी पढ़ी, कीटो फॉर्म भी पढ़ी। एल्डो फॉर्म आपने पढ़ा था क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है। कीटो फॉर्म क्या थी? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। याद आया कुछ आपको? ये वही ग्लिसरॉल्डिहाइड है, लेकिन इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के 3rd कार्बन के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा, इस वजह से हम क्या कह रहे हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यानी कि 3rd कार्बन पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल बने? 6 मॉलिक्यूल बने। ठीक है, तो जो रिडक्शन का स्टेप है यहीं पे पूरा हो गया। आगे क्या दिया हुआ है? 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बन गए।
इन 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर चला जाता है एंड देन 1 मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअली शुगर। ये एक मॉलिक्यूल शुगर बना देगा। बाकी पीछे कितने मॉलिक्यूल रह गए हैं? 5G3P मॉलिक्यूल। ये जो 5G3P मॉलिक्यूल रह गए हैं ना, दे आर इन्वॉल्व इन द रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। और वो कार्बन डाइऑक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या था? राइबोलोज बिसफॉस्फेट था। उसको बनाने में ये 5G3P के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। आगे बेटा बात समझ। हम इन्हीं 5 मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं बात को। 5 मॉलिक्यूल है G3P के। हम इनके अंदर टोटल कार्बन और टोटल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। चीजें हमें काफी सारी समझ आ जाएंगी। G3P जो है वो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इसके 5 मॉलिक्यूल बने। इसका मतलब है टोटल कार्बन कितने हैं? 15 है G3P के अंदर। एक मॉलिक्यूल में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो टोटल 5 मॉलिक्यूल है, 5 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये जो G3P के 5 मॉलिक्यूल्स है ना, ये खुद को रीऑर्गेनाइज करते हैं। रीऑर्गेनाइज करने के बाद ये बनाते क्या हैं? ये बनाते हैं राइबोलोज फॉस्फेट। राइबोलोज फॉस्फेट बनाएंगे, लेकिन इसके 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे। राइबोलोज क्या है? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। 3 मॉलिक्यूल बने, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 कार्बन पूरे हो गए। ऊपर के रिएक्शन वाले बिल्कुल हो गए। लेकिन राइबोलोज फॉस्फेट यानी कि इसके किसी एक कार्बन के ऊपर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा हुआ है। ठीक है बेटा। तो राइबोलोज बेशक 5 फॉस्फेट कह दें, 5वें कार्बन पे है। टोटल कितने मॉलिक्यूल? 3। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितने हो गए? 3 हो गए। ऊपर कितने थे? 5 थे। इसका मतलब है इस रिएक्शन में से मजीद 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्शन के बाहर चले जाते हैं, जो कि दिखाया हुआ हमारी बुक में नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही बनता है कि G3P इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। उसके 5 टोटल मॉलिक्यूल थे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 कार्बन है। एक मॉलिक्यूल के पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो 5 मॉलिक्यूल के पास 5 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। रिएक्शन में 5G3P के 5 मॉलिक्यूल्स ने खुद को रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद राइबोलोज फॉस्फेट बनाया। राइबोलोज फॉस्फेट इज द 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। अब इसके टोटल 3 मॉलिक्यूल बने, 15 कार्बन जे हो गए, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 3 है। 2 रिएक्शन से बाहर निकल गए, तो इस तरह से ये राइबोलोज फॉस्फेट बन गया। राइबोलोज फॉस्फेट ने राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाना है। ये है राइबोलोज फॉस्फेट। बेशक इसको आप राइबोलोज 5 फॉस्फेट कह दें, यानी 5वें कार्बन पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। अब जो फिर स्टेप होगा उसको हम नाम देंगे फॉस्फोराइलेशन का, यानी कि एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। हर मॉलिक्यूल की फॉस्फोराइलेशन के लिए एक एटीपी चाहिए, तो 3 मॉलिक्यूल हैं। इनकी फॉस्फोराइलेशन के लिए 3 एटीपी, वहां से 3 एडीपी प्लस 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। पहले 5वें पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, अब पहले पे भी लग जाएगा, तो मॉलिक्यूल का नाम क्या बन जाएगा? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। जिसे हमने क्या कहा? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बन गया सब कुछ जो हमने बनाना था। ठीक है बेटा। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। देखते हैं पूरे रिएक्शन के अंदर ना कितने NADPH इस्तेमाल हुए हैं और कितने ATP इस्तेमाल हुए हैं। 3 ATP यहां पे इस्तेमाल हुए, 6 ATP यहां पे इस्तेमाल हुए पहले रिएक्शन में। NADPH कितने इस्तेमाल हुए? 6। लिख देता हूं, यानी कि एक केल्विन साइकिल को प्रोसीड करने के लिए
आपको 9 ATP चाहिए प्लस 6 NADPH चाहिए प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए। साथ में आपको राइबोलोज बिसफॉस्फेट के भी 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है, उसके रिजल्ट में बना क्या? उसके रिजल्ट में जो हमारे पास नेट गेन आया वो आया 1G3P का मॉलिक्यूल। G3P क्या है? 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। इसका मतलब है केल्विन साइकिल अगर एक दफा प्रोसीड करता है ना, उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने बनाना है 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए चलेगा केल्विन साइकिल 2 दफा। ठीक है, तो अगर तो एमसीक्यू में आ जाए कि 1 केल्विन साइकिल रिक्वायर्स हाउ मैनी नंबर ऑफ ATP एंड हाउ मैनी NADPH, तो उसका आंसर है 9 ATP 6 NADPH। लेकिन अगर एमसीक्यू में आ जाए कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मैनी नंबर ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड इन द केल्विन साइकिल, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, हम कहेंगे 18 ATP और 12 NADPH। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था केल्विन साइकिल, जिसका प्रोडक्ट क्या है? एक केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट है 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर, जिसके लिए आपको 9 ATP 6 NADPH के मॉलिक्यूल चाहिए थे। हमने रीजनरेशन भी कर ली ओरिजिनल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की, और इस तरह से ये केल्विन साइकिल जो है वो साइक्लिक फॉर्म में रन करता रहेगा, जो एनर्जी लेगा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस से, और रिड्यूसिंग पावर भी लेगा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस से, और डार्क रिएक्शन प्रोसीड करता रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने पढ़ा केमियोस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। इसमें से बेटा आपको कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बेटा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।